हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में जब रोआन निंग को उसकी शर्ट वापस करने के लिए चाहती है तो थोड़ी हिम्मत करती है और उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। बताती है कितने लंबे अरसे से वो दिल ही दिल में उसे लाइक करती है और इस लव के बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहती है मैं अभी भी करती हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। उसने बहुत हिम्मत की थी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में और वो फौरन से निंग को हग भी कर लेती है। निंग ने उसे आई लव यू टू तो नहीं बोला था, लेकिन उसकी तरफ से रिस्पांस पॉजिटिव था। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। निंग आजकल रोआन को बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा था। वो ना तो उसे क्लिनिक में प्रैक्टिस करने के लिए लेकर जाता था, ना ही सर्जरी में उसे अपने साथ खड़ा होने देता था। वो बेचारी काम की प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास आई थी, लेकिन वो उसे और जॉब्स पर लगा देता है। कभी उससे पानी भरवाता है तो कभी रिसर्च पेपर उसे ट्रांसलेट करने को देता रहता है। उसने उसे अपना असिस्टेंट बनाकर हर छोटा बड़ा काम उसी से ही लेना होता था। अब रोआन को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आता है कि इस तरह से मुझसे काम करा कर ये पता नहीं कौन सा बदला निकलवा रहा है। डॉक्टर निंग आज जब टॉयलेट में खड़ा होता है तो एक पेशेंट उसका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच जाता है। उस पेशेंट ने अपने सिम्टम्स गूगल पर सर्च किए थे तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन उसका सीटी स्कैन बिल्कुल क्लियर आया था। उसको एक्चुअली वहम की बीमारी थी और अब वो खुद परेशान होने के साथ साथ निंग को भी परेशान कर रहा था। निंग उसे इग्नोर करता है और कहता है कि तुम किसी और फिजिशियन के पास जाओ, न्यूरोसर्जन की तुम्हें जरूरत नहीं। एक्चुअली निंग का यही तरीका था, वो ऐसे पेशेंट से दूर भागता था जो उसे खुद को साइकोपैथ बना दे। लेकिन अब उस पेशेंट के हत्थे चढ़ जाती है हमारी डॉक्टर रोआन। रोआन को उससे काफी हमदर्दी होती है और उसकी तसल्ली के लिए वो उसकी रिपोर्ट से एक दफा फिर से देखने लगती है और उसे बताती है कि इसमें सब कुछ क्लियर है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। वो जब उसे तसल्ली दे रही होती है तो ऊपर से खड़ा डॉक्टर निंग उसे देख लेता है। उसे गुस्सा आता है और वो उसे कॉल करके अर्जेंटली ऊपर बुला लेता है। अब उसकी क्लास लगाने के लिए वो उससे बार बार पूछता है कि जो काम तुम्हें करने को दिया था वो पूरा किया कि नहीं। रोआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि कब तक मुझे ऐसे ही छोटे मोटे काम कराते रहेंगे, ट्रांसलेशन का, रिकॉर्ड रखने का, प्रैक्टिस कब कराएंगे। लेकिन डॉक्टर निंग का कहना था कि अभी तुम इस सिचुएशन में नहीं कि सर्जरी में जा सको, जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगी तभी तुम्हें लेकर जाऊंगा। यहाँ पर उन दोनों का आपस में आर्ग्यू हो रहा होता है, लेकिन डॉक्टर निंग रोआन से डायग्नोसिस और सिम्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने लगता है जिसके आंसर उसे नहीं आते थे। अब इस बात पर वो रोआन को काफी डांटता भी है और साथ साथ ये भी कहता है कि अपना दिमाग हाजिर रखा करो, इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाकर हॉस्पिटल में आयदा मत आना। और रोआन सोचती है अब इस सब का मेरे लिपस्टिक से क्या ताल्लुक है। एक महीना इसी तरह से गुजर गया था। जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं प्रोग्रेस की तो पता चलता है कि डॉक्टर निंग काफ़ी आगे चली गई है। कुछ सर्जरीज में भी उसने असिस्ट किया है और क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करने चाहती है। लेकिन डॉक्टर रोआन की सारी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो थी और इस सब का क्रेडिट जाता था डॉक्टर निंग को, जिसने अभी तक उसे प्रैक्टिस कराई ही नहीं थी। लेकिन निंग का काम करने का अपना तरीका था। जो उसकी कमियां थी वो उस पर काबू पा रहा था। वो उसे अपने साथ राउंड शिफ्ट पर लेकर जाया करता था और जिस तरह से उसे रिसर्च पेपर और डाटा के बारे में बताता था उसे अननोइंगली वो ट्रेन ही कर रहा था। और वो खुद भी बेचारी बहुत मेहनत करती है। एक दिन जब वो वापस जा रही होती है तो सामने से डॉक्टर निंग गुजरता हुआ उसे लिफ्ट देता है। वो तो नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन वो बोलता है जरूरी बात करनी है। लेकिन जरूरी बात का सिर्फ एक बहाना था, उसे साथ चाहिए था रोआन का। जरूरी बात के नाम पर वो सारा रास्ता उसकी शिकायतों का रजिस्टर खोले रखता है, जो भी काम में उसे गलतियां नजर आती हैं। यहाँ पर एक दफा सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो वो डैशबोर्ड से अपने लिए कुछ स्नैक्स निकाल रहा था कि वहाँ पर एक टॉय भी देख लेती है डॉक्टर रोआन। वो उसे कहता है इसे मत छेड़ना, ये मेरे बच्चे का है। अब रोआन के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी, इसका एक बच्चा भी है। ये सुनते ही उसे गुस्सा आता है। वो तो गाड़ी से उतरने वाली होती है, लेकिन बहुत मुश्किल से निंग उसे काबू करता है कि ये ठीक टाइम नहीं है उतरने का, मैं तुम्हें ड्रॉप करके आऊंगा। अब सारा रास्ता रोआन को गुस्सा आता रहता है जब उसे पता चलता है कि इसका बच्चा 6 साल का है। 6 साल पहले ही तो हमारी डिवोर्स हुई थी। इससे ये मतलब निकलता था कि जब उनकी शादी थी तभी वो उसे चीट कर रहा था। रोआन का माइंड बहुत आगे तक निकल गया था। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। इसी घर में उसने अपने मॉम डैड से पहली दफा बात की थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मॉम डैड बहुत हैरान थे कि अभी तो तुम्हारी एज ही क्या है, तुमने तो डेटिंग भी नहीं की, डायरेक्ट शादी करोगी क्या। और वो भी अपने प्रोफेसर से। उनको लगता था कि वो बहुत एजेड होगा और इसके साथ साथ उसके सर पर बाल भी बहुत कम होंगे। उनको लगता था कि उनकी बेटी कम उम्र में एक गलत फैसला करने जा रही है। इवन के कुछ लोगों को तो घर में ये भी शक होने लगा था कि कहीं किसी गलती की वजह से ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो रही जिसे शादी से कवर करे। लेकिन वो सबको समझाती ऐसा कुछ नहीं। इतने में निंग दरवाजे पर आ जाता है। मॉम डैड तो डोर खोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब एक नजर वो निंग को देखते हैं तो हैरान रह गए थे।
उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतना यंग और इतना हैंडसम होगा, और उसके सर पर बाल भी काफ़ी ज़्यादा थे। वो उन सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था और उसका पहला इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहा था जब वो अपने बारे में उन सबको बताता है कि उसकी मॉम भी डॉक्टर है, वो एक नोबल फैमिली से है, उसके पास अभी से ही अपना अपार्टमेंट भी है, एक नई गाड़ी भी है, और इसके साथ साथ उनको पता चलता है कि चाइना के सबसे बड़े बैया हॉस्पिटल में उसकी जॉब भी पक्की हो चुकी है। तो वो सब तो उसके फ़ैन हो जाते हैं, और ये सुनते ही उनके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे। ऐसे लगता था कि जैसे शादी का अप्रूवल बस मिला ही मिला। और तो और छोटा भाई तो जाते जाते डॉक्टर निंग को अपना जीजू भी कह देता है। निंग ने रोहान को कभी आई लव यू टू नहीं बोला था, लेकिन उससे शादी करने में, उसे खुश रखने में वो सिंसियर था। वो दोनों अपना ब्राइडल शूट करने के लिए जाते हैं। रोहान का तो सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा था, लेकिन निंग शायद सिर्फ खाना पूरी के लिए शादी कर रहा, जो डोंग उसे रिजेक्ट करके चली गई थी। ब्राइडल शूट के बाद एक दफा गलती से यहाँ पर रोहान सुन लेती है कुछ गर्ल्स को बातें करते हुए। वो यही कह रही थी कि ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए एक और लड़की आई थी और ब्राइडल शूट कराने के लिए एक और लड़की। पहली वाली से तो वो प्यार करता था, लेकिन दूसरी वाली से दूल्हा प्यार नहीं करता। डोंग भी एक दफा रोहान को मिलने के लिए बुलाती है, कहती है तुम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ निंग तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं जेलस हूँ या फिर मैं निंग के लिए कोई भी फीलिंग्स रखती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं तुम लोगों की लाइफ्स में, लेकिन सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम एक स्वीट लड़की हो। सोच समझ कर फैसला करो। प्यार तो तब होता है ना जब दोनों साइड्स इक्वली एक दूसरे को चाहती हूँ। तुम अपना सारा कुछ उसको दे बैठोगी, लेकिन कल को हर्ट होगी, क्योंकि प्यार के बिना की गई शादी ज्यादा देर चलती नहीं है। उधर डॉक्टर निंग को भी यही बातें सुनने को मिल रही थी। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो, डोंग जैसा प्यार दे पाओगे, खुश रख पाओगे। लेकिन वो कहता है प्यार के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरी मामा की पसंद है, बहुत स्वीट लड़की है, डेफिनेटली मैं उसे खुश ही रखूंगा। अब एक दिन बाद उन लोगों की शादी होने वाली थी। रोहान बहुत खुश थी और खुशी खुशी निंग का अपार्टमेंट सजा रही थी, जो उनका ब्राइडल हाउस था, और जिसमें उसकी हेल्प उसकी फ्रेंड टान कर रही होती है। यहाँ पर बातों बातों में टान उसे बताती है कि उसे भी आजकल एक लड़का पसंद आया हुआ है जिसका नाम डॉक्टर चैंग था, और एक्चुअली वो निंग का फ्रेंड भी था। रोहान ये सुनकर काफी हैरान होती है। उसके बाद जब वो घर वापस जा रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि उनकी शादी में ऐसा लगता था कि जैसे निंग को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो ना एक्साइटेड दिख रहा था और ना ही शादी के बारे में कोई भी उससे बात करता था। वो बस अपने काम में बिजी रहता था। आज भी शादी से एक दिन पहले उसने एक छोटी सी कॉल की थी, सिर्फ थैंक यू की। वो इसी बारे में घर जाकर जब सोचती है तो उसे डोंग की बातें सच्ची लगती हैं कि वो वाकई सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। जब मॉम डैड सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी तो घर पर ही नहीं है। आज ही तो उसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। भाई को तो शक होने लगता है कि कहीं दीदी शादी छोड़कर घर से भाग तो नहीं गई। लेकिन रोहान एंड टाइम पर डोंग से मिलने के लिए गई थी, जो ओवरसीज जा रही थी। वो उससे कहती है कि मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि एक दिन वो मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा, और इतना बता दूं मैं हर्ट होने वाली नहीं। और इसी सोच के साथ ही वो अपनी वेडिंग में एंट्री करती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे लगता था कि वो अपने प्यार से निंग के दिल में भी प्यार जगा देगी। रोहान ने सोचा भी नहीं था कि उसका सपना इतनी जल्दी इस शक्ल में पूरा होगा, और यहीं पर ही उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। और वेडिंग के दिन ही स्टेज पर ही सबके सामने वो लोग अपनी फर्स्ट किस करते हैं, और पास्ट की इन्हीं यादों के साथ ही एक नए दिन का स्टार्ट होता है। जो लड़का रोहान के दिल की धड़कन होता था, आजकल वो इसे इतना एनोइंग क्यों लग रहा था, इसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बात उसे आज बहुत खुश कर देती है कि आज वो क्लिनिक में पहली दफा निंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाएगी। वो बहुत एक्साइटेड होती है। फाइनली उसे वो ट्रेनिंग मिलने लगी थी जिसके लिए वो इतना सफर कर रही थी। निंग उससे कहता है सारा दिन बहुत बिजी जाने वाला है, ज्यादा पानी मत पीना। लेकिन रोहान ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। अब जैसे ही शाम होती है, उस बेचारी की टॉयलेट की तरफ दौड़े लगी हुई होती हैं। अब शाम को थक कर जब वो ऑफिस में बैठी हुई होती है तो डॉक्टर डिंग उससे कहती है कि तुम और चीफ सर्जन आजकल बहुत क्लोज नजर आ रहे हो, क्या चल रहा है, क्या पहले से एक दूसरे को जानते हो? मैंने देखा था कल तुम उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि रोहान उसे कोई भी जवाब देती, उन लोगों को ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी में बुला लिया जाता है। वहाँ पर एक पेशेंट था जो दर्द से तड़प रहा था। उसका सीटी स्कैन भी किया गया था। ये जूनियर सर्जन बहुत कोशिश करते हैं उसकी बीमारी डायग्नोस करने की, लेकिन बाकियों की नजर इतनी तेज नहीं थी। रोहान जान गई थी कि इसे ब्रेन पैरासाइट है। ये बहुत रेयर बीमारी थी और डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल थी। लेकिन एक्चुअली ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा था। डॉक्टर निंग ने उसकी ट्रेनिंग इस तरह से की थी। डॉक्टर निंग भी बहुत खुश होता है जिस तरह से रोहान को वो इतना अच्छे से काम करता देख रहा था।
इस सर्जरी के बाद हमें उनके पास्ट में ले जाते हैं। उनके वेडिंग डे हाई हील्स पहनने की वजह से रोआन के पैरों पर जख्म हो गए थे। वो बेचारी बहुत मुश्किल से चलकर अपार्टमेंट में वापस पहुंचती है। यहाँ पर निंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल करता है, उसकी हील्स उतारता है और उसको बैंडेज भी लगाता है। ये सारा कुछ रोआन को बहुत खुश कर देता है। वाकई डॉक्टर निंग उससे प्यार करता हो कि ना करता हो, लेकिन केयरिंग बहुत था। और उसके बाद रोआन जाती है, उसकी टाई रिमूव करती है और फिर जाते जाते उसे एक किस भी करके जाती है। इस जेस्चर ने निंग को काफी खुश कर दिया था। आज उन दोनों की सुहागरात थी, जिसके लिए रोआन बहुत एक्साइटेड होती है। वो सबसे पहले जाकर अपना कमरा सेट करती है। उसके बाद उसने फ्रेश होना था, लेकिन डॉक्टर निंग को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ जाती है। उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जा रहा था। वो बहुत बताता है कि आज मेरा स्पेशल डे है, लेकिन क्या करता, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वो अंदर जाकर रोआन को बताता है कि उसे क्या इमरजेंसी आई है, लेकिन रोआन पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पाती और निंग तो अपनी तरफ से बताकर वहां से निकल जाता है। अब जब रोआन बाहर निकलती है, निंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि ये मेरे साथ कुछ शरारतें कर रहा है, नॉटी हाइड एंड सीक खेलना चाहता है। लेकिन निंग तो उस टाइम पर सर्जरी में लगा हुआ था। रोआन बेचारी अपनी तरफ से उसे सारे घर में ढूंढती है और उसके बाद सैड हो जाती है। बहुत कॉल्स मिलाती है, लेकिन उसका फोन तो अपने लॉकर में पड़ा हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं था। और जब अपना काम खत्म करके डॉक्टर निंग सुबह वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी दुल्हन उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई है। उसे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वो उसे जगाता है और जब उसे सारी सिचुएशन समझाता है तो वो भी एक डॉक्टर थी, समझ जाती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, बल्कि उसे आराम से बिठाकर उसके लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। निंग यहाँ पर उसे प्यार से देखता रहता है और पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है। जब नाश्ता रेडी था तो उस वक्त निंग गहरी नींद में जा चुका था। रोआन अंदर से एक ब्लैंकेट लेकर आती है, उसके और अपने ऊपर डालती है और खुद भी उसके साथ ही बैठ जाती है। ये उसके ड्रीम डेज थे। वो खुद को लकी फील करती है कि उसका सपना पूरा हो गया। उसका क्रश अब उसका हस्बैंड बन गया था। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि जिससे वो इतना प्यार करती थी, अब तो उसे सुबह के टाइम पर गुड मॉर्निंग करना भी अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर डिंग को दिखाते हैं आज सुबह सुबह पार्किंग में उसकी एक और डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है, जो उसने तो पहली दफा देखा था, लेकिन ये डॉक्टर चैंग था। उनको नहीं पता था कि वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट से होने वाले हैं। डॉक्टर चैंग थोड़ा सा किसी की ट्रेनिंग करने के लिए गया था और अब वापस आ रहा था। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में दो गर्ल्स डॉक्टर आई हैं। लेकिन उसके सपने सारे फूट जाते हैं जब वो देखता है कि एक तो डॉक्टर डिंग थी, जिसके साथ उसकी सुबह सुबह पार्किंग में लड़ाई हुई थी, और अब वो बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी नजरें थी अब दूसरी डॉक्टर पर, जो उसने सुना था काफी स्वीट है और क्यूट भी। एक्चुअली चैंग की काफी उम्र हो गई थी, वो अभी तक सिंगल था और डेस्परेट था किसी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। वो निंग से आकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी एक असिस्टेंट है और वो लेडी सर्जन है, बहुत क्यूट है, स्वीट है, बहुत तारीफें सुनी है, मेरी भी मुलाकात कराओ उससे। निंग उसे कोई भी जवाब देता उससे पहले ही वो खुद उसे देख लेता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी एक्स वाइफ होने वाली है। वो अपनी भावनाओं में बहकर कुछ भी बोलता उससे पहले ही डॉक्टर निंग उसे साइड पर लेकर जाता है और बाहर ले जाकर कहता है कि हमारा जो भी पास्ट था इस हॉस्पिटल में सीक्रेट रहना चाहिए। सिर्फ एक तुम हो या फिर टान है जो ये बात जानती है। प्लीज ये बात लीक मत होने देना। एक्चुअली डॉक्टर निंग को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन डॉक्टर रोआन को बहुत फर्क पड़ता था। उसी ने ही निंग से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि डिंग भी उससे सवाल करने लगी थी। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।